मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, यानी कि जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें महिला और पुरुष जो काम करते हैं तो उसको लेकर महिलाओं को कई तरीके की डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो ये बात अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कही गई है। तो आज की क्लास में हम इसी रिपोर्ट से जुड़े आंकड़ों को देखते हुए इससे रिलेटेड कुछ और मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो इस रिपोर्ट को देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट कैसे है। तो ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले यूपीएससी ने इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन भी पूछा था मेंस में। तो मैं वो आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। लेकिन अब ये जो हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट जारी की है लिंक्डइन ने। लिंक्डइन की बात करें तो ये अमेरिका की बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ऑनलाइन सर्विस है। ये क्या करती है कि जो जॉब सीकर्स हैं और एम्प्लॉयर्स हैं उनको एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म देती है। यहाँ पर जॉब सीकर्स अपना सीवी डाल सकते हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो यहाँ पर जॉब्स को पोस्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये रिपोर्ट लिंक्डइन ने जारी की है। तो जो ये रिपोर्ट है ये इसी बात पर बेस्ड है कि अलग जो अवसर हैं भारत में, अवसर किस तरीके से, ये किसी भी तरीके जैसे जॉब पाने के या सैलरी को लेकर, इंक्रीमेंट को लेकर या उसमें प्रमोशन को लेकर, तो जो भी काम के मामले में कार्यस्थल पर जो भी जिस तरीके के अवसर हैं उसके मामले में महिलाओं को लैंगिक जो भेदभाव है उसका सामना करना पड़ता है, या किस तरीके से लैंगिक भेदभाव इनके अवसरों को पाने में, इन अवसरों को पाने में महिलाओं के लिए एक नेगेटिव रोल प्ले करता है। तो ये रिपोर्ट इसी के बारे में बताती है। तो ये रिपोर्ट का नाम अपॉर्चुनिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 है। तो ये हमारे डायमेंशंस रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम अपनी इस रिपोर्ट की कि इसमें कहा क्या गया है, इसमें किस तरीके से जो ये सर्वे किया गया है पुरुषों पर और महिलाओं पर, उसमें क्या बात निकल कर आई है, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन ने जारी की है रिपोर्ट, और लिंक्डइन क्या है वो भी मैंने आपको बताया। और ये यही बताती है कि किस तरीके से जो लक्ष्य है या अवसर है, लक्ष्य यानी कि जो भी जॉब को पाने के लिए या एक अच्छी जॉब को लेकर जो भी जिस तरीके के गोल्स हैं, तो महिला और पुरुष दोनों के ही समान होते हुए लेकिन फिर भी किस तरीके से उन अवसरों को पाने में, उन अपॉर्चुनिटीज़ को पाने में महिलाओं को किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो ये महिला और पुरुषों पर ये सर्वे किया गया है और इसी मामले में ये इन सब की राय को बताती है कि किस तरीके से उनके सामने हर्डल्स आती हैं। इसके अलावा ये जो मैंने आपको कहा कि अलग अलग सेक्टर्स में जो काम करते हैं महिला और पुरुष, उसी के मामले में किस तरीके से अवसरों को लेकर जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो किस तरीके से व्याप्त है पूरे हर सेक्टर में, उसको इस रिपोर्ट में बताया गया है, वो सामने आया है इस रिपोर्ट में। अब इसके आंकड़ों की बात करते हैं रिपोर्ट के। ये तो हमने जाना कि रिपोर्ट किसने पेश की और क्या बताती है। तो इसके आंकड़ों की बात करें तो इसमें 85% महिलाओं ने यह माना कि लैंगिक भेदभाव के कारण उनको अवसरों की कमी है, उन अवसरों की कमी का सामना करना पड़ा उनको। 85% फीमेल्स ने ये माना। इसके अलावा जो 20% महिलाएं हैं उन्होंने ये माना कि जो कंपनीज हैं उनमें उनके मुकाबले पुरुषों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है या उनको लेकर फेवरेबल बायसनेस है उनमें पुरुषों को लेकर। तो इस तरीके की भी डिस्क्रिमिनेशन है। और जो भारत की 37% कामकाजी महिलाओं में कामकाजी जो वर्किंग मदर्स है वो भी इसमें शामिल हैं। तो 37% जो कामकाजी महिलाएं हैं उन्होंने ये माना कि पुरुषों की तुलना में उनके पास अवसर कम है और इसके अलावा उन्हें कम वेतन भी प्राप्त होता है। तो जो पुरुषों की तुलना में कम अवसर है उसको 25% पुरुषों ने इस बात से एग्री किया कि हाँ, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अवसर प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा जो कम वेतन की बात कर रहे थे तो 21% पुरुष इस बात से सहमत रहे कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन प्राप्त होता है। इसके अलावा 70% से भी ज़्यादा जो कामकाजी महिलाएं हैं, यहाँ पर इन सब में कामकाजी महिलाओं में वर्किंग मदर्स भी शामिल हैं, उन्होंने माना कि जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं या जो उनके ऊपर घरेलू जिम्मेदारियां हैं वो उनके करियर को लेकर हर्डल का काम करती हैं। उसी की वजह से उनको कई तरीके के डिस्क्रिमिनेशन सामने आते हैं, या उनको जो प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, या जो भी उनकी सैलरी है उसको लेकर
उनके लिए कि हर्डल का काम करते हैं, ये पारिवारिक जिम्मेदारियां, घरेलू जिम्मेदारियां उनके लिए। इसके अलावा 63 से 69% कामकाजी महिलाओं ने पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते भेदभाव का सामना किया, कि इतनी % महिलाओं ने ये माना कि अपनी घरेलू जिम्मेदारी, जैसे मैंने बताया कि घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से, क्योंकि घरेलू जिम्मेदारियां होंगी तो महिलाओं की प्रेफरेंस कई बार वो बन जाती है कि घरेलू कामकाज की वजह से, या जो उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, तो उसकी वजह से उनको छुट्टी लेनी पड़ती है, वर्किंग आवर्स उनके ऑड नहीं हो सकते हैं, तो इस वजह से उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ में और ऑफिसेज में। तो इसके अलावा जो हम बात करते हैं महिलाओं और पुरुषों की, तो जीवन के सभी के सामने समान लक्ष्य है, यानी कि उनके सबके गोल्स एक ही हैं। गोल्स को लेकर भेदभाव कैसे हो सकता है? एक महिला होने के नाते मेरे भी वही गोल्स रहेंगे जो एक पुरुष के हो सकते हैं, अच्छे जीवन को लेकर, अच्छी जॉब को लेकर, अच्छी सैलरी को लेकर, प्रमोशन को लेकर, एक डेजिग्नेशन को लेकर। तो गोल्स सबके समान होते हुए भी उन महिलाओं को लैंगिक भेदभाव की वजह से इस तरीके का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अभी क्योंकि पिछला पूरा साल जिस तरीके से कोरोना की चपेट में रहा है, तो उसका असर आगे भी दिखाई दिया है और दिखाई दे रहा है और आगे भी दिखाई देगा। हालांकि उससे उबरने के सरकारों के और सबके प्रयास जारी है और बहुत कोशिश की जा रही है, तो लेकिन फिर भी जो असर है तो उसमें देखा जाए तो महिलाओं को इस महामारी ने असमान रूप से प्रभावित किया है। यानी कि जब जॉब्स कम हो गई तो उसमें जिस तरीके से, जैसे हमने देखा कि महिलाओं को कई तरीके का घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं इस तरीके की, तो जब जॉब्स कम हो गई तो उसमें जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्हीं को रखना पसंद करेंगे जो ऑड आवर्स में काम कर सकें या ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। लेकिन महिलाएं पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते कई बार इस तरीके के काम नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो पेंडेमिक में भी इसका खासा असर देखने को मिला, महिलाओं पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिला। अब बात करते हैं कि ये तो हमने रिपोर्ट की बात कर ली कि महिलाएं जो हैं उनके सामने ये किस तरीके के हर्डल्स हैं। जो भारत की जो महिलाएं हैं उनमें अच्छी जॉब्स को या जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको पाने में किस तरीके के हर्डल्स हैं, किस तरीके की उनकी बाधाएं हैं सामने। तो सबसे पहला जो हम भारतीय महिलाओं के सामने बात करें तो पितृसत्तात्मक सोच या रूढ़िवादिता, क्योंकि हमारे समाज में जैसे पितृसत्तात्मक सोच है, रूढ़िवादिता है, ये हर जगह देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से भी महिलाएं कई बार आगे नहीं बढ़ पाती हैं। जैसे हमारे यहाँ पुरुषों को घर का मुखिया माना जाता है तो उन्हीं के रूल्स लागू होते हैं सब महिलाओं पर, तो वो इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजंस नहीं ले पाती हैं। तो इसकी वजह से भी, और कई बार जो रूढ़िवादी सोच है वो उसका ये मानना है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर काम करने के कैपेसिटी नहीं रखती हैं, तो इस वजह से, और हर काम उनके लिए होता भी नहीं है, उनका ये मानना है। तो ये इस तरह की जो सोच हमारे समाज में कई जगह व्याप्त है, तो उसकी वजह से भी महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती है, अच्छे अवसर जो हैं उनके लिए कम हो जाते हैं। इसके अलावा पर्याप्त शिक्षा का अभाव, ये रूढ़िवादी सोच का होना आज भी इस बात को बताता है कि अभी भी पर्याप्त शिक्षा का अभाव है, जागरूकता की कमी है। तो इसका जो असर है वो सीधा सीधा महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि अगर सही तरीके से शिक्षा नहीं होगी तो इस तरीके की जागरूकता नहीं आएगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं कोई काम नहीं कर सकती हैं या सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि पर्याप्त सही तरीके से शिक्षा का ना होना। इसके अलावा जो महिलाएं काम करना भी चाहती हैं और करती भी हैं, पूरी जिम्मेदारियों को तरीके से, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आगे बढ़कर लेती भी हैं, लेकिन उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर। तो घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से उनको अपने वर्क लाइफ और अपनी घर की लाइफ का बैलेंस बनाने में कहीं थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कई बार। तो उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बीच में ये एक हर्डल का काम करती है, क्योंकि जैसे अभी मैंने बात की थी कि अगर बच्चों को लेकर ज़रूरत है या पारिवारिक कुछ और समस्या है, तो परिवार को लेकर जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको लेकर महिलाएं अगर पूरी तरीके से अगर काम पर फोकस नहीं कर पा रही हैं तो उसकी वजह से उनको अवसरों को खोना पड़ जाता है। प्रमोशन में प्रॉब्लम होती है उनको, सैलरी इंक्रीमेंट में, बहुत सारी अच्छी एक डेजिग्नेशन को पाने में। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ में ये भी एक हर्डल है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा। जो महिलाएं इस तरीके के हर्डल्स को भी क्रॉस कर लेती हैं तो कई बार सामाजिक सुरक्षा,
तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि महिलाएं ऑड आवर्स में काम नहीं कर पाती हैं। अब अगर किसी एम्प्लॉयर को 2 एम्प्लॉयज़ रखने हैं, 1 एम्प्लॉय रखना है कि जो शिफ्ट वाइज भी काम कर सके, देर रात में भी काम कर सके, तो कई बार महिलाएं इस चीज़ के लिए सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए उनके सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो इस तरह की शिफ्ट्स को नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी सुरक्षा को देखते हुए। तो हर एम्प्लॉयर इस तरीके की सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए वो सोचता है कि भाई ठीक है, इस तरीके की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रहेगी, तो इसलिए वो पुरुषों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो कुल मिला के महिलाएं आगे बढ़ना चाहकर भी कई सारे मुद्दों की वजह से वो अवसर की कमी का सामना करती हैं, जो सामाजिक सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। तो इसके अलावा महिलाओं के प्रति पूर्व धारणा, तो अगर इन सब हर्डल्स को क्रॉस करते हुए भी आगे बढ़ा जाए, तो जैसे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि महिलाओं को लेकर जो प्रेजुडिसेस हैं कि महिलाएं ये काम कर ही नहीं सकती हैं या महिलाओं के बस का ये काम है ही नहीं, कई बार हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कई बार। तो जो महिलाओं को लेकर जो कई लोगों के मन में ये पूर्व धारणा है कि महिलाएं पुरुषों की बराबर काम नहीं कर सकती हैं या पुरुषों जैसा काम नहीं कर सकती हैं, तो या उनकी बराबर उनमें कैपेसिटी नहीं है, तो ये एक पूर्व धारणा है कि अगर महिला काम कर रहे हैं तो उसमें गलती होगी, पुरुष अगर काम में कोई गलती करे तो वो नज़रअंदाज हो जाएगी। तो ये एक तरीके की पूर्व धारणा भी लोगों के मन में जो है वो एक हर्डल है। और इन्हीं सब हर्डल्स की वजह से जो, जैसे हम जेंडर गैप की बात कर रहे थे, तो ये जो सारे हर्डल्स हैं ये जेंडर गैप को ही बताते हैं। और इन्हीं सब हर्डल से आगे निकल कर आता है जेंडर पे गैप, यानी कि जब महिला और पुरुष किसी भी काम को एक ही पोस्ट पर रहते हुए कर रहे हैं, तो यानी समान काम के लिए महिला और पुरुष का जो वेतन है वो अलग अलग है, यानी कि पुरुषों का ज़्यादा और महिलाओं का कम। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के सामने। महिलाओं के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको पाने में उनके लिए बहुत बड़ा एक हर्डल का काम करती हैं। तो अगर हम बात करें 2018 में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट जारी की थी इसी तरीके की कि महिलाओं के ऊपर, तो कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क इज़ द बिगेस्ट रीज़न वाई वुमेन डोंट टेक अप पेड एम्प्लॉयमेंट। तो इसी तरीके के कुछ मुद्दे उन्होंने लिए थे, जिसमें क्या क्या थे, पेरेंट्स डोंट वांट मी टू वर्क, ये 10% से कम, इनसिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, वेजेस आर लेस और इरेगुलर, नो नीड, हस्बैंड और इन लॉज डोंट वांट मी टू वर्क। यानी कि ये इस तरीके के मुद्दे के कई क्या क्या उनको हर्डल्स आते हैं कि ज़रूरत नहीं है, या जो पति या ससुराल वालों के कहने की वजह से, उनके मना करने की वजह से हम लड़कियां जॉब नहीं कर सकती हैं, या जो मेहनताना है या जो सैलरी है, जो वेतन है वो कम होने की वजह से, या कोई और रीज़न होने की वजह से, या बीमारी या फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से महिलाओं को, जैसे हम बात करें मैटरनिटी लीव्स की, तो इस तरीके की लीव्स भी उनको चाहिए होती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी ये भी उनके लिए एक हर्डल का काम करती है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो एक ऐसे एम्प्लॉय को रखेगा जिसमें उसको ना देनी पड़े इस तरीके की लीव्स। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और इसके अलावा देयर इज़ नो वर्क इन द एरिया, यानी बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ ये कह दिया जाता है कि यहाँ पर ये काम महिलाओं के लिए, बहुत सारे कामों में महिलाओं को दिए ही नहीं जाते। तो ये इस तरीके के कई सारे हर्डल्स हैं फीमेल्स के सामने। तो ये भारत में महिलाओं को लेकर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसमें क्या क्या उनके सामने बाधाएं हैं, इसकी बात हुई। अब क्या सरकार ने इसके लिए कोई कदम उठाए हैं? इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, जो भी हर्डल्स हैं इनको दूर करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं, उस पर बात करें। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी बात कि दृष्टि IAS का सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन पेन ड्राइव कोर्स है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, यहाँ दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9311406442। तो इस नंबर पर जाइए कॉल करके और इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं, इस मामले में इस तरफ क्या सरकार के इनिशिएटिव्स हैं। तो सबसे पहले बात करें मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 की। तो इसके तहत सरकार ने क्या किया, जो मैटरनिटी लीव्स मिलती थी, मातृत्व अवकाश जो महिलाओं को दिया जाता था वो 12 हफ्ते का दिया जाता था,
लेकिन इसके तहत सरकार ने उसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 26 हफ्ते उसे कर दिया गया। इसके अलावा इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि अगर पेड लीव के बाद अगर महिला ऑफिस ना आकर घर से काम करना चाहती है तो उसको वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जा सकती है। पेड लीव खत्म हो जाए उसके बाद भी अगर वो ऑफिस आने की स्थिति में नहीं है तो उसको वर्क फ्रॉम होम दिया जा सकता है। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स होंगे या प्रतिष्ठान होंगे उनको एक तय दूरी पर, निर्धारित दूरी के भीतर क्रैच सुविधा सुनिश्चित करनी होगी। यानी कि जो महिलाएं, जो वर्किंग मदर्स हैं, उनके जो छोटे बच्चे हैं वो काम पर आती हैं तो उनके बच्चों के लिए क्रैच फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाए। इसके तहत ये प्रावधान किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सरकार ने एक और पहल शुरू की, वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे शी बॉक्स। तो ये किसने शुरू की? ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की। इसके तहत क्या है, जो वर्क प्लेस हैं उन पर अगर महिलाओं को किसी तरह के शोषण का सामना करना पड़ता है, यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो उसके खिलाफ वो इस पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। किसके प्रभावी कार्यान्वयन को? महिलाओं को यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन को ये सुनिश्चित करता है कि जिससे कि इस जो ये अधिनियम है इसके तहत जो भी प्रावधान किए गए हैं उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इसके लिए शुरू किया गया था। अब ये तो बात हुई सरकार के द्वारा शुरू की गई पहलों की बात कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, लेकिन अब इसे हमें संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखना भी जरूरी है कि संविधान में ये जो भी लैंगिक असमानता की बात कर रहे थे या जो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है कि महिलाओं को किस तरीके से सामना करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज को लेकर किस तरीके से हर्डल्स हैं उनके सामने, तो क्या हमारे संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान किया गया है? तो उसको हम जान लेते हैं कि क्या हमारे संविधान में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो उसकी बात करें तो संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें से कुछ अधिकारों की बात करें, जैसे अनुच्छेद 14, 15, 15(3) और 16। तो इन सभी में कुल मिलाकर ये बात कही गई है कि कानून के सामने सभी समान होंगे, जैसे अनुच्छेद 14 में कहा गया है। इसके अलावा जो राज्य के अधीन सार्वजनिक पद हैं उनको पाने, उनके अवसरों की समानता होगी सभी के लिए, यानी कि जो अनुच्छेद 16 में कहा गया है सभी के लिए समान होंगे। और जो राज्य है वो किसी भी मामले में किसी भी नागरिक के साथ धर्म हुआ, जाति हुई या मूल वंश हुआ या जेंडर हुआ या जन्म स्थान वगैरह, इनमें से किसी के भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 15 कहता है। अब अनुच्छेद 15(3) की बात करें तो इसमें क्या है, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है जिससे कि अनुच्छेद 15 उसे नहीं रोकेगा। तो अनुच्छेद 15(3) के तहत ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। तो ये बात हुई जो मौलिक अधिकारों के अंदर जो हम अनुच्छेदों की बात कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा राज्य नीति के निदेशक तत्व, जिसे हम शॉर्ट में DPSP बोल देते हैं, तो उसके भी कुछ अनुच्छेद हैं। उसमें बात करें तो उसमें भी इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं क्या, कि अनुच्छेद 39(42) तो 39 का क्या कहता है कि ये सभी नागरिकों को, सभी नागरिक यानी कि पुरुष और महिला सभी को जो जीविका है यानी कि रोजगार के जो साधन हैं उन्हें प्राप्त करने का अधिकार देता है, कि महिला और पुरुष दोनों समान रूप से जीविका के जो साधन है उन्हें प्राप्त करने के समान रूप से अधिकारी होंगे, कोई किसी तरीके का विभेद नहीं होगा उनके बीच में। इसके अलावा अनुच्छेद 39 ये भी यही कहता है कि समान कार्य के लिए दोनों को समान रूप से वेतन दिया जाएगा, यानी उसमें कोई विभेद नहीं किया जाएगा कि पुरुष या महिला होने की वजह से लैंगिक आधार पर उनमें कोई भेद किया जाए। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है ये अनुच्छेद। इसके अलावा अनुच्छेद 42 की बात करें तो ये भी यही कहता है कि कार्य की जो न्याय संगत और मानवोचित दशाएं हैं उनका तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाए। प्रसूति यानी कि जो हम मैटरनिटी की बात कर रहे थे तो उसकी, तो अनुच्छेद 42 के तहत इस तरीके का इसमें प्रावधान किया गया है कि इस तरीके का माहौल हो, मानवोचित दशाएं हो कि कोई भी मानव सहज रूप से वहां पर काम कर सके, इस तरीके की दशाएं, इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए।
तो ये बात हुई भारतीय संविधान के आलोक में कि हमारे संविधान में किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल। और ये किस लिए मनाया जाता है? इसमें महिलाओं के अधिकारों के लिए ये एक आंदोलन का प्रतीक है। और ये हर साल जो महिलाएं हैं उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करता है कि यानी कि जो विश्व भर में महिलाएं अलग अलग सेक्टर्स में जो काम कर रही हैं, किस तरीके से समाज में हर रूप में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं, अपने योगदान को दे रहे हैं, तो उसको सेलिब्रेट करता है, उन अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करता है ये। इसके अलावा ये जो विमेंस इक्वालिटी है उसके लिए भी अवेयरनेस फैलाता है, क्योंकि विमेंस इक्वालिटी ही जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। अब बात होती है कि 8 मार्च को ही क्यों चुना गया? तो क्योंकि 8 मार्च को हर साल ये मनाया जाता है, तो 8 मार्च को ही क्यों चुना गया? क्योंकि 8 मार्च को 1917 में क्या हुआ था? 8 मार्च को सोवियत रूस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो इसी को देखते हुए 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया 1977 में। अब 2021 का जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, इसकी थीम की बात करें तो इसकी मेन थीम है विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। क्योंकि पैंडेमिक का असर है तो उस वजह से इसकी थीम भी इसी तरह की रखी गई है, इसलिए इसकी मेन थीम है। लेकिन चूज टू चैलेंज ये इसकी कैंपेन थीम है जो हैशटैग करके आती है। तो ये इसकी कैंपेन थीम है चूज टू चैलेंज और ये इसकी मेन थीम है। तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की बात हुई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे हम सारा देख रहे थे कि किस तरीके से जेंडर गैप की बात हो रही है, जेंडर पे गैप की बात हो रही है, रिपोर्ट में जिस तरीके से आंकड़े दिए गए थे उसी से रिलेटेड हमने सारे मुद्दे देखे। तो अब ऐसे में क्या उपाय किए जा सकते हैं? हमने जो हर्डल्स देखे इंडियन वुमेन्स के सामने के अपॉर्चुनिटीज को लेकर, उनके सामने किस तरीके की बाधाएं हैं, तो उसको लेकर क्या आगे किया जा सकता है। तो रूढ़िवादिता की समाप्ति, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो रूढ़िवादी सोच है वो महिलाओं की जो आगे बढ़ने में एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आती है, तो उसको दूर किया जा सकता है एक अच्छे तरीके से शिक्षा देकर और एक सही तरीके से जागरूकता फैलाकर। तो इस तरीके की सोच को ख़त्म करना होगा हमें, जितना अच्छे तरीके से हमें शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा, शिक्षा फैलाकर और जागरूकता फैलाकर इस तरीके की सोच को ख़त्म करने की कोशिश करनी होगी। और इसके अलावा जो अधिकार हैं महिलाओं के, उनके प्रति न सिर्फ महिलाओं को, पुरुषों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है, दोनों को ही जागरूक करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं कि पुरुष ही अगेंस्ट हो, महिलाएं भी अगेंस्ट होती हैं महिलाओं के, तो दोनों को ही, की बात यहाँ पे यानी कि समग्र रूप से पूरे समाज को इस के मद्देनज़र जागरूक करने की ज़रूरत है, जिससे कि इस तरीके की जो चुनौतियाँ हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको ख़त्म किया जा सके। और कौशल प्रशिक्षण यानी कि सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए, अपस्किल्ड किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा काम को लेकर। तो अच्छा प्रशिक्षण अगर प्राप्त होगा तो कुशल श्रमिक सामने आएंगे, तो अच्छे कौशल को बढ़ावा मिलेगा इस तरीके से। तो इन सब को अपनाकर काफ़ी तरीके के चैलेंजेस को दूर किया जा सकता है। तो ये बात हुई आगे की राह की कि ऐसे में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या आगे जो भी हर्डल्स हैं उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी ने कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन पूछा था इसी तरह के टॉपिक पर। तो चलिए आज हम अपना क्वेश्चन न देकर आपको वही क्वेश्चन दिखाते हैं। तो यहाँ मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है, मैं आपके लिए फिर भी क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियां क्या क्या हैं? तो ये 2019 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन मैंने यहाँ इसीलिए लिया आज क्वेश्चन अपनी तरफ से ना देकर, कि इस क्वेश्चन से आप समझ सकें कि किस तरीके से इस तरीके के टॉपिक पर आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, किस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज जो भी हमने हर्डल्स की बात की, जैसे जो रिपोर्ट में जिस तरीके की जेंडर गैप को लेकर आगे पूरी बात की गई है, और उसी के नज़र में हमने कई सारे मुद्दों पर बात की कि भारत में किस तरीके से हर्डल्स है महिलाओं के सामने, ये और सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं उसको दूर करने के लिए, और हमने संविधान के आलोक में भी उसको देखा। तो उसी के मद्देनज़र आप इस तरह के क्वेश्चंस को
आंसर लिख सकते हैं उसका, या इस तरीके के क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।